नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। दोस्तों, आज हम देखेंगे पर्यावरण एवं सामाजिक शिक्षण विधियों के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न EVS और SST लेवल 1 लेवल 2 दोनों के साथ में है। शिक्षण विधियां जो मेथड्स है उनके 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे मित्रों। अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे ये। पहले प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न क्या है मित्रों, देखिए। पहला प्रश्न है मित्रों, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में खेल विधि सिखाने की दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की बात करूँ तो वहाँ एक खेल विधि आती है, ठीक है। इस खेल विधि का शिक्षण में प्रयोग किया जाता है तो वो महत्वपूर्ण है क्यों है। वह व्यवहार में सरल है तो ये कोई कारण नहीं है। बालक खेल खेल में सीख लेता है। स्वतंत्र वातावरण का निर्माण होता है। बालक में अन्य गुणों का विकास होता है। देखिए, खेलने से अन्य गुणों का विकास हो सकता है। स्वतंत्र वातावरण तो खेल से ही स्वतंत्र वातावरण बनता है, तो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। बालक खेल खेल में सीख लेता है और बालक में अन्य गुणों का विकास होता है। इन दो ऑप्शन पर आपकी नजर जाएगी, ठीक है। तो इस आपको बता दूं मैं कि चौथा विकल्प है, इसकी बजाय यहाँ पे खेल विधि का प्रयोग पूछा गया है, तो इस विधि से लिखा है कि बालक खेल खेल में ही सीख लेता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बालक खेल खेल में ही सीख लेता है। देखिए, खेल विधि ये आपको बता दूं मैं मित्रों प्राथमिक स्तर पर प्रयुक्त की जाती है, ठीक है। और पर्यावरण अध्ययन ये भी प्राथमिक स्तर का विषय है, तो प्राथमिक स्तर के लिए ये विधि उपयुक्त रहती है। प्राथमिक स्तर के बच्चे दो ही तरीकों से सीखते हैं। पहला, मनोरंजन एवं जो आनंद देने वाली क्रियाएं होती उनसे, और दूसरा होता है मित्रों खेल से। इन दो चीज़ों से ज़्यादा सीखते हैं और इसीलिए खेल विधि का प्रयोग होता है, क्योंकि बालक खेल खेल में सीख लेता है। दोस्तों, पहले प्रश्न का आपके विकल्प नंबर 2 सही उत्तर है। चलिए मित्रों, प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 देखिए। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में आसुरचित उपकरणों का, आसुरचित किसे कहते हैं, यानी कि जो तत्काल निर्माण किए गए हो, इन उपकरणों का निर्माण कराया जाता है। इन उपकरणों का निर्माण बालक में निम्न में से किसका विकास करने के लिए किया जाता है। एक कक्षा में पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की है, उसमें शिक्षक बालक द्वारा आसुरचित उपकरणों का निर्माण करवा रहा है। अब इन उपकरणों का निर्माण करवाने किसका विकास करने के लिए किया जाता है। दैनिक समस्याओं के समाधान हेतु, सृजनात्मक शक्ति के विकास हेतु, अन्य विषयों में सहसंबंध हेतु, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस विकल्प को तो हटा दो, ठीक है। दैनिक समस्याओं के समाधान हेतु आसुरचित उपकरणों का प्रयोग नहीं होता, ना ही अन्य विषयों में सहसंबंध हेतु होता है। आसुरचित यानी कि जो तत्काल, आसु यानी कि तत्काल, और रचित यानी निर्मित किए गए। तत्काल तुरंत जो बनाए गए हो, रचित किए गए हो, निर्मित किए गए हो, इसका मतलब है सृजनात्मक शक्ति के विकास हेतु इन उपकरणों का निर्माण करवाया गया है। क्यों? क्योंकि सृजनात्मकता इसका भी अर्थ होता है रचनात्मकता या मौलिकता या नवीनता। तो मित्रों, अच्छा प्रश्न है, विकल्प 2 सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 2 में। चलिए प्रश्न संख्या 3 पर मित्रों। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, पर्यावरण अध्ययन विषय के अंतर्गत शिक्षक मानव जीवन के भाव मूलक पक्ष के तहत छात्रों की जिन वृत्तियों को उन्नत करने का प्रयास करता है वह है। पर्यावरण अध्ययन विषय देखिए, शुरुआत में कुछ प्रश्न पर्यावरण के रखे गए, बाद में सामाजिक है, ठीक है। तो देखिए, पर्यावरण अध्ययन विषय के अंतर्गत शिक्षक क्या कर रहा है, मानव, इसमें थोड़ा सा हिंट दिया गया, उसी से आप उत्तर पकड़ोगे, ठीक है। मानव जीवन के कौन से पक्ष को, तो आपको गौर करना है मित्रों, भाव मूलक पक्ष। पक्ष कौन सा इसमें बता रखा है और यहीं से इसका उत्तर निकलेगा। भाव मूलक पक्ष से छात्रों की जिन वृत्तियों, जिन आदतों को उन्नत करने का प्रयास करता है वे हैं अभिरुचि, अभिवर्ती संबंधी चेष्टाएं, मानसिक कौशल संबंधी वृत्तियां, संवेगात्मक कौशल संबंधी वृत्तियां, उक्त कोई नहीं, तो ये नहीं होगा। अब बात की गई है भाव मूलक, यानी कि जो भावनाएं, भावनाओं से सीखने की है ना, तो संवेगो ये भी नहीं होगा, ना मानसिक होगा, ठीक है। अभिरुचियां और अभिवृत्ति, सद्वृत्तियां, इनसे संबंधित जो चेष्टाएं, जो इच्छाएं होती है, वो भाव मूलक पक्ष के तहत उन्नत होती है मित्रों। अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रश्न संख्या 3 में विकल्प नंबर 1 सही है, विकल्प 3 सही मत करना, ठीक है। आगे चलिए, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है, आप छात्रों को विद्यालय से बाहर के जीवन के बारे में, विद्यालय से बाहर के जीवन के बारे में क्या करवा रहे हैं, प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त कराने के लिए किस सह शैक्षिक कार्यक्रम को उपयोगी समझेंगे, ठीक है। प्रत्यक्ष अनुभव मिल रहा है लेकिन विद्यालय से बाहर के जीवन में,
विद्यालय से बाहर की कुछ सहशैक्षिक कार्यक्रम या गतिविधि करवाई जाएगी, लेकिन वो विद्यालय से संबंधित होगी। विद्यालय से बाहर होगी लेकिन विद्यालय से संबंधित होगी, है ना। एक विद्यालय की आंतरिक क्रियाएं होती है और एक विद्यालय की बाहर की, ये दो क्रियाएं होती है सहशैक्षिक, ठीक है, शैक्षिक और सहशैक्षिक। तो इनमें कौन सी क्रियाएं, कौन सा कार्यक्रम उपयोगी होगा? जो विद्यालय से बाहर का जीवन है और साथ में जो प्रत्यक्ष अनुभव का ज्ञान प्राप्त कराने के लिए। भ्रमण व देशाटन, समाज सेवा कार्य, खेलकूद प्रतियोगिता, छात्र परिषद का गठन। केवल छात्र की परिषद बनाओगे तो इससे प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है, खेल कूद प्रतियोगिता से भी नहीं होगा और समाज सेवा कार्य नहीं करवा सकते। छात्रों को करवाना होगा मित्रों भ्रमण व देशाटन। स्थानीय या क्षेत्रीय भ्रमण करवाओ और देशाटन करवाओ। इससे क्या होगा? इससे उनको प्रत्यक्ष अनुभव मिलेगा और जो अर्जित ज्ञान होगा मित्रों, प्रत्यक्ष अनुभव मिलेगा उनको, क्योंकि अवलोकन करेंगे वो वातावरण का, उससे जो अर्जित ज्ञान होगा वो किस प्रकार का होगा मित्रों? स्थायी होगा, है ना। उनको वे कभी भूल नहीं सकेंगे। तो इस प्रकार विकल्प 1 सही हो जाता है प्रश्न संख्या 4 में। चलिए मित्रों प्रश्न संख्या 5 पर। सामाजिकृत अभिव्यक्त विधि को सामाजिक विचार विमर्श विधि कहना उपयुक्त है, यह कथन किसका है? सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि, ये आगे 6 से 8 में चलती है ये विधि सामाजिक में। इसी विधि को सामाजिक विचार विमर्श विधि किसने कहा है? क्लार्क वेस्टर ने, बाइनिंग एंड बाइनिंग ने, जॉन डीवी ने, उमेश चंद्र कुदासिया ने। तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा बाइनिंग एंड बाइनिंग ने। बाइनिंग एंड बाइनिंग ने सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि को ही सामाजिक विचार विमर्श विधि कहना उपयुक्त समझा। सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि या कह दो सामाजिक विचार विमर्श विधि। बाइनिंग एंड बाइनिंग ने कहा इस विधि में क्या होता है, इस विधि में छात्रों में और शिक्षक में छात्रों में, इसमें इन्होंने बताया है कि जो छात्र होते हैं वो आपस में क्या करते हैं? विचार विमर्श करते हैं, ठीक है, आपस में वो विचार विमर्श करते हैं, है ना। छात्र आपस में विचार विमर्श करते हैं मित्रों, और छात्र आपस में चीज़ क्या है? आपस में विचार विमर्श करें, मतलब वो आपस में मतलब समूह बना के करेंगे, और समूह से किन चीज़ों का विकास होगा? एक तो होगा सहयोग की भावना का विकास, है ना। तो सहयोग की भावना का विकास हो रहा है, इसीलिए बाइनिंग एंड बाइनिंग ने सामाजिकृत अभिव्यक्ति को ही सामाजिक विचार विमर्श विधि कहा है। मित्रों अच्छा प्रश्न है, विकल्प 2 सही है प्रश्न संख्या 5 में। चलिए मित्रों प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखिए मित्रों, बालक को कम से कम बताना चाहिए तथा उन्हें अधिक से अधिक स्वयं खोज निकालने के लिए प्रेरित करना चाहिए, यह कथन कहा गया है। यह कथन किसने कहा है? क्या कहा है मित्रों प्रश्न संख्या 6 में? कि बालक को कम से कम बताना चाहिए, कि कोई भी चीज़ जो बताने वाली हो, यानी कि जो सैद्धांतिक हो, वो तो कम से कम बताना चाहिए ना, ज्ञान देना चाहिए, ठीक है। तथा उन्हें अधिक से अधिक स्वयं खोज निकालने के लिए प्रेरित करना चाहिए। कम से कम तो बताना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करवाना चाहिए? स्वयं खोज निकालने के लिए प्रेरित, ठीक है। ऐसा कथन किसने कहा? आर्मस्ट्रॉन्ग ने। अब आप देखोगे कि यहाँ पे खोज नाम आ रहा है, तो खोज विधि जिसे ह्यूरिस्टिक विधि या अनुसंधान विधि कह रहे हैं, तो उसका संबंध आर्मस्ट्रॉन्ग है, तो आप आर्मस्ट्रॉन्ग करोगे, लेकिन आर्मस्ट्रॉन्ग यहाँ पे गलत है। बेलार्ड भी गलत है, रूसो भी गलत है मित्रों। हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा यह कथन कहा गया था। हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा कि बालक को कम से कम बताना चाहिए, यानी कि केवल जो बताने वाला, यानी कि पुस्तकीय या सिद्धांतिक ज्ञान हो वो तो कम से कम दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कौन सा दीजिए? जिसमें बालक क्या रहे? सक्रिय रहे। बालक निष्क्रिय नहीं रहे, सक्रिय रहे, क्रियाशील रहे, और खुद क्या करे? स्वयं ही खोज करके ज्ञान की प्राप्ति करे, ज्ञान का निर्माण करे, ठीक है। ऐसा समर्थन किसने किया? हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था मित्रों। अच्छा प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में मित्रों विकल्प नंबर 3 सही उत्तर है। आगे चलिए प्रश्न संख्या 7 पर। प्रश्न संख्या 7 है मित्रों, सामाजिक विज्ञान के अध्यापकों को ज्ञान होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान का जो शिक्षक रहेगा, अध्यापक रहेगा, उसको किन चीज़ों का ज्ञान होना जरूरी है? समसामयिक घटनाओं का, विकल्प नंबर 1 है। विकल्प 2 है गणित का,
विकल्प 3 है अंग्रेजी का या विकल्प 4 है विज्ञान का। मित्रों, जो सामाजिक विज्ञान का जो अध्यापक है उसको ज्ञान होना चाहिए, तो उसको ज्ञान होना चाहिए समसामयिक घटनाओं का। ठीक है, सामाजिक अध्ययन या विज्ञान का शिक्षक है उसको बाकी का ज्ञान रहे या नहीं रहे, समसामयिक घटनाओं को ज्ञान मुख्य रूप से होना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि देखिए, आपको बता दूं कि जब आप सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हो तो उसमें मुख्य रूप से तो मानव के संबंध पर, मानव के संबंध, मानव की समस्याएं, किस समय की, एक तो वर्तमान की और एक अतीत की, है ना, इन दोनों का आपस में तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा किसी देश की और उस एक देश की अन्य देशों के साथ संबंध कैसे हैं, है ना, अब संबंध वो राजनीतिक, सामाजिक, मित्रिक, जो भी संबंध वो कैसे है, तो ये पता चलेगा मित्रों समसामयिक घटनाओं से, वर्तमान की चीज़ों से, है ना। इसीलिए सामाजिक विज्ञान के अध्यापक को ज्ञान होना जरूरी है समसामयिक, यानी कि तत्कालीन जो घटनाएं होती है उन घटनाओं का अध्ययन होना आवश्यक है। मित्रों, प्रश्न संख्या जो 7 है वहाँ पे विकल्प नंबर 1 सही हो जाता है। चलिए मित्रों, प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। थोड़ा सा प्रश्न बड़ा है, बहुत छोटा करना पड़ेगा इसको मित्रों, लेकिन ये कि दिख जाएगा। ठीक है, 8वां प्रश्न है, अध्यापन के दौरान कक्ष में अधिगम को उन्नत बनाने के लिए शिक्षार्थियों के मध्य वाद विवाद का आयोजन कराने से अत्यधिक लाभ होता है सिर्फ निम्न के अलावा। किसी एक विकल्प को छोड़ दें तो इसके अलावा शिक्षण प्रक्रिया चल रही है कक्ष में और सीखने को उन्नत, अधिगम को उन्नत बनाने के लिए, सीखने के लिए वाद विवाद का आयोजन करवा रहा है। तो वाद विवाद के 3 लाभ होंगे और एक नहीं होगा, वो एक कौन सा नहीं है वो आपको बताना। ठीक है, वाद विवाद आयोजन करवाया क्योंकि इससे अधिगम उन्नत हो रहा है। तो वाद विवाद करवाने से छात्रों को पाठ्यवस्तु समझने में सहायता मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। पाठ्यवस्तु के गुण दोष वाद विवाद में सारी चीज़ें आ जाएगी, तो ये सही है विकल्प। ठीक है, छात्रों का ध्यान अधिक केंद्रित होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि बिना छात्रों का ध्यान केंद्रित हुए तो वो कुछ सीख ही नहीं पाएंगे ना। वाद विवाद में एक दल ऐसा होता है जो इसके पक्ष में बोलता है किसी एक टॉपिक पर, और दूसरा दल आमने सामने पक्ष वर्सेज विपक्ष चलता है। ठीक है, पक्ष वर्सेज विपक्ष चलता है। तो ध्यान ही केंद्रित नहीं होगा तो कौन पक्ष में बोलने वाला क्या पक्ष में बोलेगा, तो उनको ध्यान तो केंद्रित होगा, तभी तो पक्ष वाला पक्ष रखेगा, विपक्ष वाला विपक्ष में बोलेगा, और पाठ्य वस्तु उन्हें चिंतन करने का अवसर उपलब्ध होता है। बिल्कुल सही है, ये भी कथन सही है। विकल्प नंबर 4 है, शिक्षक को अपने अध्यापन का सही मूल्यांकन करने और उसको उन्नत करने का अवसर उपलब्ध होता है, ये भी कथन सही है। वाद विवाद छात्रों में होकर शिक्षक क्या करेगा, उसका निरीक्षण करेगा ना, ऐसे देने के शिक्षक है अध्यापक कक्षा छोड़ के जाएगा, नहीं, शिक्षक क्या करेगा, बैठे बैठे देखता रहेगा ना। इसमें वाद विवाद विधि में क्या होता है कि छात्र ज़्यादा टॉपिक शिक्षक दे सकता है, पूर्ण तरीके से निष्क्रिय नहीं होगा, टॉपिक दे सकता है। शिक्षक छात्र है वो ज़्यादा सक्रिय रहते हैं वाद विवाद विधि में, तो शिक्षक को इस चीज़ का मूल्यांकन भी मिल जाएगा कि जो मैंने पढ़ाया है वो सही पढ़ाया, अपने अध्यापन का सही मूल्यांकन मिल जाएगा, और जो कमियां रही उसको उन्नत करने का अवसर भी शिक्षक को मिलेगा। लेकिन व्यर्थ में शिक्षक और कक्षा का समय नष्ट हो जाता है, ये चीज़ गलत है। व्यर्थ में कक्षा का ये समय नष्ट नहीं हो रहा, ये वाद विवाद विधि अधिगम शिक्षण करवाने के लिए उपयुक्त विधि है ना, इससे कोई कक्षा का समय नष्ट नहीं होता है। मित्रों, विकल्प 3 सही उत्तर है प्रश्न संख्या 8 में। ठीक है, आगे चलिए प्रश्न संख्या 9 पर मित्रों। प्रश्न संख्या 9 देखिए, ऐसा चिंतन जिसमें व्यक्ति अपने काल्पनिक विचारों एवं इच्छाओं के अभिव्यक्ति करता है क्या कहलाता है। चिंतन से प्रश्न आया, बिल्कुल सामाजिक और पर्यावरण अध्ययन में भी टॉपिक है ये। इसमें व्यक्ति क्या कर रहा है, अपने काल्पनिक विचार और इच्छाओं की अभिव्यक्ति करता है, तो ये क्या कहलाएगा। यथार्थवादी चिंतन। यथार्थवादी चिंतन का मतलब होता है वास्तविकता से जो संबंधित रहे। ठीक है, वास्तविकता से जो संबंधित रहे वो चिंतन। सृजनात्मक चिंतन और अभिसारी चिंतन, ये दोनों मित्रों इसके जो यथार्थवादी है ना, इसी के उदाहरण है। अभिसारी चिंतन इसका बुद्धि से संबंधित होता है। ठीक है, जब बुद्धि का प्रयोग करके चिंतन किया जाए, 10 में से 5 घटाना, वह अभिसारी चिंतन है। सृजनात्मक, ये अपसारी चिंतन कहूंगा मैं इसे। ठीक है, सोच में फैलाव, विविध पैटर्न बनते हैं सोच के ना, यानी समस्या एक हल अनेक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तीनों तो नहीं होंगे। काल्पनिक की बात करूं तो मित्रों सवलीन चिंतन यहाँ से हो जाएगा।
स्वलीन चिंतन में काल्पनिकता होती है, ठीक है, वास्तविकता बिल्कुल नहीं होती, हवाई किले होते हैं स्वलीन चिंतन में, ठीक है। तो मित्रों अच्छा प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, जहां विकल्प नंबर 2 सही उत्तर है। चलिए मित्रों प्रश्न संख्या 10 पर। प्रश्न संख्या 10 परीक्षा पद्धति है। परीक्षा पद्धति सामाजिक शिक्षण में परीक्षा पद्धति है मित्रों। इसका परीक्षा पद्धति का प्रयोग सबसे पहले 1962 में किया किसने? रिचर्ड सकमेन ने। रिचर्ड सकमेन ने। सकवाब का नाम आता है जो जैविक परीक्षा शिक्षण प्रतिमान है वहाँ पे, ठीक है। 1962 में रिचर्ड सकमेन ने इसका प्रयोग किया। यह किस प्रकार की पद्धति? इसमें होता क्या है कि शिक्षक छात्रों को प्रश्न पूछते हैं, छात्र उन प्रश्नों के जवाब देते हैं। इसका मतलब इसमें अत्यधिक शिक्षक केंद्रित भी है, अत्यधिक छात्र केंद्रित, यानी कि दोनों ही सही है। इसका मतलब ये प्रयोगशाला, इसमें प्रयोगशाला का काम ही नहीं है, उक्त 1 व 2 दोनों का मिश्रण है, यही इसका उत्तर हो जाएगा। शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, पूछना इनका काम है, और उन प्रश्नों के जवाब देना छात्रों के काम है, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों ही, ये मतलब शिक्षक केंद्रित विधि भी है, छात्र केंद्रित विधि भी है। प्रश्न संख्या 10 वेरी इंपॉर्टेंट है मित्रों। यहाँ पे प्रश्न संख्या 10 में विकल्प नंबर 3 सही उत्तर है। चलिए मित्रों प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। कार्य गोष्ठी विधि में छात्रों की संख्या कितनी होती है? देखिए कार्य गोष्ठी विधि सामाजिक शिक्षण विधि में चलती है, यानी कि ये पूछे किस स्तर से संबंधित है, तो आपको बता दूं उच्च प्राथमिक स्तर से संबंधित है कार्य गोष्ठी विधि। और वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है मित्रों। इसमें पूछा कार्य गोष्ठी विधि में छात्रों की संख्या कितनी होती है? 5 से 10, 10 से 20, 30 से 40, 70 से 100। अगर पूछ लिए कार्य गोष्ठी विधि में किसी एक समस्या को हल करने के लिए कितने दिनों की आवश्यक, कितने दिन होते हैं, तो आपको बता दूं अगले 3-4 दिनों तक, है ना, 3-4 या 5 लास्ट मान लो, 3-4 दिनों तक एक निश्चित स्थान होता है, याद रखना, वहाँ पे 30 से 40 छात्र या जो सदस्य हैं वो एकत्रित हो जाएंगे और उस समस्या का 3 से 4 दिन तक हल निकालेंगे। इस विधि की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें जो 30 से 40 होते हैं उनमें प्रत्येक छात्र, प्रत्येक इस समूह का सदस्य है, प्रत्येक छात्र क्या रहता है मित्रों? सक्रिय रहता है। ये इस विधि की मुख्य विशेषता है। अच्छा प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 में मित्रों विकल्प नंबर 3 सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 किलपेट्रिक ने प्रायोजना के प्रकार कितने बताए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों सारे। किलपेट्रिक ने प्रायोजना के प्रकार कितने बताए? प्रायोजना उपागम आपको पता है किसकी है? किलपेट्रिक की, ये आपको पता है मित्रों। लेकिन किलपेट्रिक के अनुसार प्रायोजना के भेद या प्रकार, ये जब आप उस प्रायोजन टॉपिक को पढ़ोगे तो उसमें बीच में आएगा टॉपिक एक अच्छा है, उसमें देखिए कितने हैं, 6, 2, 3 या 4। तो आपको बता दूं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, ये याद रखना। हर किसी को, मुझे पता है कि नहीं आता इसका उत्तर, है ना। 4 किलपेट्रिक ने प्रायोजना के प्रकार या भेद बताए, ठीक है। बात करेंगे कौन कौन से बताए मित्रों। पहला बताया सृजनात्मक, जिसमें सृजन रचना होती है, ठीक है, सृजनात्मक प्रोजेक्ट या प्रायोजना। दूसरा बताया समस्यात्मक, समस्या से संबंधित। ये तो हो गया, याद रखना 2 तो शेष है, अक्सर शेष है, ठीक है। शेष है सृजनात्मक, शेष है समस्यात्मक, और 2 है ऐसे। एक तो है आनंदात्मक, बिल्कुल सही है, ये आनंदात्मक होगा। कभी कभार ऐसा आता है इनमें से कौन सा किलपेट्रिक ने प्रायोजना के प्रकार नहीं बताया, फिर वहाँ पे आनंदात्मक आता है तो ज़्यादातर लोग उसको करते हैं, वो गलत है। आ से आनंदात्मक और ए ही से अभ्यासात्मक, ठीक है, अभ्यासात्मक। आनंदात्मक का नाम कहीं पे रसास्वादनात्मक भी आता है, वो भी सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 किलपेट्रिक ने प्रायोजना के प्रकार बताए, 2 ऐसे है और 2 शेष है, याद रखना। अच्छा प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, जहां विकल्प नंबर 4 सही है। चलिए प्रश्न संख्या 13 पर मित्रों। प्रश्न संख्या 13 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आज का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों। क्या है प्रश्न? परीक्षा प्रतिमान संरचना रिचर्ड सकमेन की भी मैंने बताई, इसका सोपान कौन सा नहीं है?
इसका सोपान कौन सा नहीं है? रिचर्ड सकमैन 1962 में सर्वप्रथम प्रयोग किया था, जिसमें छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसके सोपान कुल कितने हैं वो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। आज का प्रश्न यही है आपके लिए, ठीक है। कुल कितने सोपान है? बात करें यहाँ सोपानों की तो देखिए, समस्या का प्रस्तुतिकरण किया जाता है, बिल्कुल सही है। इसमें समस्या का प्रस्तुतिकरण किया जाता है और फिर छात्र और शिक्षक दोनों मिलकर समस्या समाधान का प्रयास करते हैं, ये भी इसका सोपान है। सूचनाओं का इसमें संगठन भी होता है और इसके बाद परिणामों की प्राप्ति भी होती है। यानी कि तीनों के तीनों विकल्प हैं मित्रों जो सोपान है प्रश्न प्रतिमान के। कुल कितने सोपान है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है। कौन सा नहीं है तो आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे प्रश्न आ जाता है अगर एग्जाम में, तो बिल्कुल आप कंफ्यूज मत होना। उक्त में से कोई नहीं, यही इसका उत्तर होगा, ठीक है। क्योंकि आपको सोपान याद रहेंगे तो आपके सूत्र सही करोगे। प्रश्न संख्या 13 में विकल्प 4 सही है। चलिए प्रश्न संख्या 14 पर मित्रों, निम्न में से कौन सा एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत होता है? अभिप्रेरित शिक्षण हुआ, इसका संकेत निम्न में से कौन सा एक, ठीक है। कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी, गृह कार्य पूर्ण करना। कक्षा में अधिकतम उपस्थिति लाना और गृह कार्य पूर्ण करना, ये तो देखिए घर वालों अभिभावकों के दबाव से ही बालक कर सकता है, ठीक है। तो ये दोनों तो हटा दो। कक्षा में एकदम खामोशी, ये तो निष्क्रिय हो गया। अभिप्रेरित, जिसमें बालक प्रेरित हुआ, इसका मतलब बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना। जब बच्चा प्रश्न पूछ रहा है इसका मतलब क्या है कि वो अभिप्रेरित हो चुका है मित्रों। अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 14 में विकल्प नंबर 2 सही है। प्रश्न सरल है, इसका मतलब आपने ये प्रश्न पढ़ा है, आपने स्थायी रूप से याद किया है, नहीं कि ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे ऐसा मत कहना, यही प्रश्न आने वाले। प्रश्न संख्या 15 है कि बच्चों को पर्यावरण का शिक्षण किन रूपों में दिया जाना चाहिए? बच्चों को पर्यावरण का शिक्षण किन रूपों में दिया जाना चाहिए? प्रायोगिक, सैद्धांतिक, उक्त एक व दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इस विकल्प को हटा दो। अब देखिए आपको बता दूं, पर्यावरण का शिक्षण देना है बालकों को तो प्रयोग भी कराओगे, बिल्कुल सही है ना। तो ये प्रायोगिक भी होगा और सैद्धांतिक जो पाठ्य पुस्तक में ज्ञान लिखा हुआ वो भी सही है। यानी कि प्रायोगिक और सैद्धांतिक, इसका मतलब उक्त एक व दो दोनों पर्यावरण का शिक्षण होगा, ठीक है। तो मित्रों जो 15वां प्रश्न है आपके, वहाँ पे विकल्प नंबर 3 सही हो जाता है। तो दोस्तों ये थे पर्यावरण अध्ययन ईवीएस लेवल 1 और अभी तो लेवल 2 ही है रीड के लिए, और एसएसटी लेवल 2। इन दोनों के कुल मिला के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट, अति महत्वपूर्ण है। मित्रों इन 15 में से आपके कितने सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करोगे। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।